हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी क्या स्टेज थी, किस स्टेज पे था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या होता है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। मतलब ओवरऑल हर एक जो इकोनॉमी थे उस पर हर एक जितने भी सेक्टर थे उन सबको एक्सप्लॉयट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे उस सबका। Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. It implied a targeted exploitation of all sectors of the economy by the British government. British government हर एक सेक्टर को क्या कर रही थी, एक्सप्लोइट कर रही थी, शोषण कर रही थी। दिस इज हाउ इट हैपन। सबसे पहले कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे एक्सप्लोइट किया। एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लोइटेड थ्रू जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमींदार सिस्टम के थ्रू उन्होंने एक्सप्लोइट किया एग्रीकल्चर सेक्टर को। फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लेड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे फर्स्ट जमींदार जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ सॉइल। तो लैंड का ओनर को बोला गया जमींदार। दे वर टू पे फिक्स सम ऑफ टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के तौर पे वो फिक्स सम किसको देते, गवर्नमेंट को। एंड वॉज फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड। तो जितना भी वो चाहते थे उतना वो लैंड से निकाल सकते थे। फॉर एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल। यानी फार्मर्स के थ्रू जितना निकाल सकते थे लैंड से वो निकाल लेते थे। द टीलर्स ऑफ द सॉइल द एक्चुअल कल्टिवेटर्स यानी कि फार्मर्स गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। तो उनसे बहुत कम सर्वाइवल के लिए बहुत कम पैसे या प्रोडक्ट जो था, अपना लैंड प्रोडक्ट था, जो दी फार्मिंग प्रोडक्ट था, वो बहुत कम लिया जाता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए कोई सरप्लस नहीं दिया जाता था उनको, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई भी नहीं दिया जाता था। द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रिवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उस पैसे को यूज़ करते थे। लिटल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे ना जमींदार ने सोचा और जो फार्मर था उसके पास पैसे ही नहीं छोड़ते थे वो। ठीक है, जिससे वो लैंड को अच्छे से यानी कि एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ सके, जिससे इम्प्रूवमेंट हो सके। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसे एक्सप्लॉइट किया। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। अब जो ब्रिटिशर्स आए थे उनसे पहले क्या था, इंडियन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो टोटली बेस्ड था हैंडीक्राफ्ट पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के नाम पे बस हैंडीक्राफ्ट ही जो फेमस था वो चल रहा था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय हैंड लेबर। तो जो हाथ के कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते थे और वो दूर दूर तक फेमस थे। इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वेराइटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी के लिए और वेराइटी के लिए वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वेज। दो वेज में इसको डिस्ट्रॉय किया गया। फर्स्ट, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे उन्होंने लगाई हैवी ड्यूटी, जिससे क्या होता था, ज़्यादा मार्जिन गवर्नमेंट के पास चला जाता था, यानी ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड वाज फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स गुड्स थी वो ड्यूटी फ्री कर दी, तो इम्पोर्ट कराना ईजी हो गया और एक्सपोर्ट कराना महंगा हो गया। एक्सपोर्ट करना यानी कि इंडिया जो प्रोडक्ट थे जिससे इनकम अर्न होनी थी वो चीज़ तो महंगी कर दी, जिससे एक्सपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, और ये क्या कर दिया, इम्पोर्ट कराना ईजी किया, जिससे लोग हैंडीक्राफ्ट ना खरीद के लोग गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर के प्रोडक्ट्स थे वो खरीदे, हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट ना खरीदे। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट पॉलिसी इट इम्प्लाइड। ठीक है, उन्होंने टैरिफ लगाया या इम्पोर्ट टैक्स लगाया, जिससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। एक्सपोर्ट को कर दिया ड्यूटी फ्री, ठीक है, ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को ले जाना तो उन्होंने फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। फुलफिलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले प्रोडक्ट थे, जो रॉ मटेरियल बेसिकली इंडिया में भरमार में था, वो उठा के ले गए अपने ब्रिटेन में
और जिसको कर दिया ना ड्यूटी फ्री, कि वो ले जाना ड्यूटी फ्री है। और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। उन्होंने क्या किया, जो इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेके आ गए, जिससे उनकी, और उसको कर दिया ड्यूटी फ्री, लेके आना अपने प्रोडक्ट को, जिससे क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गए और वो इंडिया में लाके उसको रॉ मटेरियल को तो चीप प्राइस में ले जाते थे और यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट को यानी ब्रिटेन के गुड्स को हाई प्राइस में बेचते थे। इट वॉज ओविंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि इंडिया एक्सपोर्टर हो गया अपने रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर हो गया फिनिश्ड गुड्स का जो ब्रिटेन से आती थी। ब्रीफली ओविंग टू इट्स colonial exploitation, the Indian economy become both stagnant as well as बैकवर्ड। तो बैकवर्ड होगी यानी इंडियन इकोनॉमी में स्टैगनेंट होगी, यानी कि ग्रोथ हो रही थी तो वो ना के बराबर हो रही थी, और बैकवर्ड सब कुछ हो रहा था क्योंकि डेवलपमेंट कहीं भी कुछ नहीं हो रही थी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे फर्स्ट क्या है, स्टैगनेंट इकोनॉमी। On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant economy is the one who shows little or no growth in the income. Income में ना के बराबर ग्रोथ या थोड़ी सी ग्रोथ, उसको बोलते हैं stagnant economy. Between 1860 to 1925, growth rate per capita income was as low as 0.5% per annum, and between 1925 to 1950 it was 0.1% per annum. ठीक है, तो ग्रोथ रेट क्या थी, बहुत जीरो के बराबर थी। ठीक है, तो 0.5 की ग्रोथ हो रही थी पर कैपिटा में, और इस टाइम पीरियड के बीच में 0.1 की ग्रोथ होती, जो कि बहुत ही जीरो के बराबर थी, बहुत ही लो थी, पुअर कंडीशन थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला गया उसको। ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टैग्नेशन, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। पॉवर्टी में रहती बहुत सी मतलब सारी की सारी ऑलमोस्ट इंडियन पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रिमेंड मिजरेबली लो। तो लोगों को जीवन व्यतीत करने का स्टैंडर्ड जो था वो बहुत ही लो था, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहनते थे, यूज़ करते थे। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर रिकरिंग फिनोमिना। ठीक है, क्या होता है एपिडेमिक, यानी कि महामारी हो रही थी, जैसे अब कोरोना हो रहा है, तो ऐसी महामारी पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। यानी दूसरा फेमाइन, यानी अकाल पड़ जाना, सूखा की स्थिति हो जाना, यानी खाने पीने का कुछ भी ना बचना। नेक्स्ट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ही कम था, यानी जीडीपी बहुत ही लो थी। इन 1947 to 48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज़, यानी कि हर लोग के पास 230 रुपीज़ ही इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 230 रुपीज़ पर मैन in 1947 to 48. In bulk of the population was very poor without sufficient food. ना तो फूड था, ना प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना रहने को घर था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट, चारों तरफ क्या फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस कैसे थी? इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। Nearly 72% of Indian countries working population was engaged in agriculture. एग्रीकल्चर पर डिपेंड कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी, 72% आज़ाद होने के टाइम पे। बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%, तो 50% ही अपनी जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, हम अनाज उगाते ज़्यादा थे बट प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी उसकी। ठीक है, मतलब खर्चे ज़्यादा होते थे और उससे निकलने वाली इनकम बहुत कम होती थी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम होती थी, बहुत अच्छी पुअर क्वालिटी होती थी और क्वांटिटी बहुत कम हुआ करती थी। दस पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट वाज ओनली 660 किलोग्राम एंड राइस वाज जस्ट 665 किलोग्राम। ठीक है, पर हेक्टेयर बस इतनी ही आउटपुट हुआ करती थी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। इन 1947 to 48 इट वाज रिकवर्ड टू बी जस्ट 527 लाख पर टन। ठीक है, तो मेनली क्या था, जो खाने पीने के लिए वो फूड ग्रेन पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल में कैसे बैकवर्डनेस थी? हियर फॉलोइंग फैक्ट्स आर टू बी अंडरलाइंड एंड सिग्निफिकेंस। देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। कंट्री में क्या था, जो कैपिटल गुड्स होती हैं, यानी कि
मशीनरी टाइप के आइटम, मशीनरी और हैवी इंडस्ट्रीज उनकी कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल, मशीन की तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, जो बर्बाद की हालत में थी। क्या स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो बर्बादी की हालत में थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो वो कैपिटल गुड्स के लिए डिपेंड किस पे थी? ब्रिटेन पे। और ब्रिटेन से वो गुड्स महंगी आ रही थी, कैपिटल गुड्स, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और जो राजे महाराजे थे, जो जमींदार थे, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूव करने में उस पैसे को लगाते थे जिनके पास था वैसा। रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल पाता था। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग, ना पहनने को अच्छे कपड़े, ना रहने को घर। इट वाज लार्जली ओविंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट कोस्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रुइन किसने कर दिया, बर्बाद किसने कर दिया था? कॉलोनियल सिस्टम में। नेक्स्ट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी वाज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, तो अब पावर, ना तो पावर थी, ना एनर्जी थी, ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, ना कम्युनिकेशन था कुछ, was very low. In 1948, power generation capacity was merely 2100 megawatt. Length of railway line was 53,596 kilometer. Roads had to coverage of 155,000 kilometer only. ठीक है, तो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, तो हम टोटली सब चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट डिपेंडेंट किस पे थे? इंपोर्ट पे। और इंपोर्ट कहाँ से था? वो ब्रिटेन से होना था, जिससे फंड किसके पास जाते थे? ब्रिटेन के पास जाते थे। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट किस पे था? फॉर इम्पोर्ट पे। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंडेंट हैवीली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करने पड़ते थे। बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सीविंग मशीन्स, medicines, kerosene oil, bicycle etc. used to be imported from abroad, तो ये भी सब चीज़ें अब्रॉड से इंपोर्ट करी जाती थी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण नहीं था, लोग मोस्टली पॉपुलेशन गांव में रहती थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज वाइल 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज। 86% पॉपुलेशन अपने रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी खाली एग्रीकल्चर के सिवा कुछ नहीं थी। दिस कंपाउंड देयर पॉवर्टी, जिसकी वजह से टोटली क्या पॉवर्टी फैल रही थी। नेक्स्ट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर वुली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ना तो कैपिटल बेस्ड थी ना ही जो फ्यूडल यानी वर्किंग बेस्ड थी। इट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी and a semi-feudal economy. Such an economy had a mixture of feudalistic and capitalistic modes of production. ठीक है, यानी कि लोगों से काम कराना और मशीनरी के थ्रू काम कराना, दोनों चीज़ें चल रही थी। फेडरलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती थी। लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस, जिससे क्या होती? बैकवर्ड हो जाती थी, बैकवर्डनेस ज़्यादा प्रमोट होती थी। नेक्स्ट क्या था? कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। It implied exploitation of Indian economy for the benefit of British economy. उन्होंने अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए एक्सप्लोइट किया किसको? इंडिया को। Following observation highlight how Indian economy suffered at the hands of British rulers. British rulers के हैंड्स में कैसे इंडियन इकोनॉमी सफ़र कर रही थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स। हैवी टैक्स लगा के उन्होंने क्या किया? रोक दिया या कर्व कर दिया किसको? इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दिस फोर्स द इंडियन टू बाय ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए वो फोर्स हो गए। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो इंडियन इकोनॉमी का यूज़ किया किसने? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ले जाने के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। थस नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इन इंडिया वाज ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो ले गए, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एट्रोसिटीज़
was committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries। ठीक है, तो क्या होता था कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा किसका, कॉलोनियल पॉलिसी का, जिससे क्या हुआ उन्हें इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ी। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिससे क्या हो गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो भी एंड के कगार में चली गई। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो